जय हिंद क्लास। आज हम आए हैं अपनी एसएस की वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा छठी का जो पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका पाठ 2 लेसन 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पहले हम ग्लोब के बारे में जानते हैं, फिर अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरा डिटेल से। तो देखिए पहले ग्लोब क्या होता है। हमने यहाँ पे ग्लोब का चित्र बना रखा है और यहाँ पे ग्लोब की डेफिनेशन लिख रखी है। देखिए पहले हम देखते हैं ग्लोब जो क्या है। ग्लोब इंसानों द्वारा बनाया गया पृथ्वी का लघु रूप है। इंसानों द्वारा बनाया गया पृथ्वी का लघु रूप, जिसमें हम पृथ्वी को देख सकते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी को डेकोरेट किया होता है। और अब तो कई ग्लोब छोटे हैं, कई ग्लोब बड़े हैं, और कई को तो हम समेट के भी रख सकते हैं। जो मानचित्र हैं उनमें हम किसी भी देश का या किसी भी शहर का या किसी भी राज्य या जिले का हम नक्शा देख सकते हैं। जैसे अगर हमें भारत का मानचित्र चाहिए तो हम भारत का देख लेंगे, अगर हमें अमेरिका का चाहिए तो हम अमेरिका का देख लेंगे, अगर हमें हरियाणा का चाहिए तो हम हरियाणा का देख लेंगे, अगर हमें और किसी भी शहर का हम देख सकते हैं, किसी भी शहर का। लेकिन अब तो जो मानचित्र है उनको बहुत ही कम देखते हैं, बस स्कूलों में लगे होते हैं। लेकिन अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन निकाला, मैप चालू किया और देख लिया, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें ग्लोब है। ग्लोब को क्या डेफिनेशन होती है। ग्लोब की डेफिनेशन होती है मनुष्य द्वारा। ग्लोब क्या है? मनुष्य द्वारा बनाया गया पृथ्वी का लघु रूप। मनुष्यों द्वारा बनाया गया पृथ्वी का लघु रूप है, जिसमें हम ग्लोब को इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। ग्लोब के जो ग्लोब को हम जो हमारी ये ग्लोब होती है, इसमें ना हमारी पृथ्वी थोड़ी ऐसी झुकी हुई दिखाई देती है। कैसे झुकी हुई दिखाई रखी है? जो इसमें जो ये लाइन है, यह कुछ इस तरह की लाइन है जिसमें हमारी यह पृथ्वी झुकी हुई दिखा रखी है। जो यह जिस पर यह झुकी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष। इसको हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। हमने इसको अक्ष क्यों कहते हैं, इसका कोई काम भी नहीं होगा, आपके मन में यह विचार होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका बहुत काम है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है, जो अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर ही गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक अपना चक्कर, सॉरी हाँ 24 घंटे में यानी एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर पाती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं अक्ष। यह अपने अक्ष पर घूमती है, दिन और रात इसी से होते हैं, ठीक है। तो यह ग्लोब पृथ्वी पृथ्वी सॉरी मनुष्य द्वारा बनाया गया पृथ्वी का लघु रूप, जिसमें हर एक मानचित्र, हर एक राज्य, हर एक जिला और हर एक देश, हर एक महासागर, इसमें छोटी छोटी चीज भी दिखा रखी है। जो इसमें हमारा हिमालय पर्वत है वो भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो इसके बारे में। तो जो हमारा यह है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो वो क्या होती है, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। पहले हम उनके बारे में चलिए हम देखते हैं। पहले हम उनके बारे में लिखेंगे पहले उनके बारे में, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए अब अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। सर जी आप तो अक्षांश रेखाओं के बारे में बताना जा रहे थे, तो आपने विषुववृत्त और ये समांतर वृत्त कहाँ से ला दिए? आपके मन में एक क्वेश्चन होगा। देखिए यह जो विषुववृत्त है यह क्या है, और यह समांतर वृत्तों की हम बात क्यों कर रहे हैं, और फिर हम अक्षांश रेखाएं कह रहे हैं, ऐसा क्यों? वह भी आप देखिए। हम इसको इसलिए कह रहे हैं, जैसे यह हमारी क्या है? पृथ्वी, क्योंकि हम पृथ्वी वाला पाठ पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यह हमारी पृथ्वी। और मैंने क्या बोला? विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुववृत्त से, तो आपको इतना तो पता चली गया होगा कि जो विषुववृत्त है, क्या बोला है? विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इतना तो अनुमान लगा लेना चाहिए कि जो विषुववृत्त है वह इसके बीच में ही होगा, ठीक है। इतना तो अनुमान लग ही गया होगा, जो विषुववृत्त है वो तो इसके बीच में ही होगा, ठीक है। इतना लगना भी चाहिए। फिर मैंने क्या बोला? ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त। ध्रुवों तक स्थित मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला, देखिए क्या बोला? समांतर स्थित वृत्त। जो जैसे हमारी जो ये पृथ्वी है, यह पूरी
ऐसे चारों तरफ ऐसी ही है। अगर हम इस पे कोई लाइन करते हैं तो वह गोल गोल ही लाइन होगी, लेकिन गोल है नहीं, गोल गोल लाइन होगी, ठीक है। तो इसमें इसलिए हमने इसको वृत्त कहा, क्योंकि अगर हम ऐसे करते तो यह वृत्त नहीं होता। हमने इसको इस तरह से किया इसलिए यह वृत्त वृत्त है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह करेंगे, यह हमारी क्या है, यह होता है हमारा उत्तर ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तर ध्रुव। और यह होता है हमारा दक्षिण ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिण ध्रुव, ठीक है। यह हमारा उत्तर ध्रुव और यह दक्षिण ध्रुव। क्या बोला है? ध्रुवों तक स्थित, ध्रुवों तक स्थित। तो एक तो ध्रुव ये हो गया, ये उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ठीक है। और ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों, देखिए यह तो हो गया हमारा उत्तर ध्रुव तक हमारी सभी की सभी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब हम बनाते हैं दक्षिण ध्रुव की तरफ सभी के सभी देशांतर रेखाएं। यह हमने बनाई, यह दूसरी बनाई, यह तीसरी बनाई, और यह और भी बनाते जाते हैं। यह समानांतर होती है। अगर आप इनको बनाओगे तो आपको समानांतर बनानी है, ठीक है। यह सारी की सारी जो वृत्त होते हैं अक्षांश रेखाओं पर स्थित, यह सभी वृत्त समान होते हैं। क्या होते हैं? मैंने क्या लिख रखा है? समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहते हैं। जो विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह ये होती हैं जो विषुववृत्त से उत्तर की ओर जाती हैं और जो ध्रुवों की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं जो विषुववृत्त है वह क्या है। जो विषुववृत्त है वह हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में बनाया गया है, ठीक है। यह जो ये रेखाएं हैं यह काल्पनिक रेखाएं हैं, यह कोई असली की रेखाएं नहीं है कि यह पृथ्वी पर इस तरह की रेखाएं हैं, कोई रेखा नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है, ठीक है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने समझने के लिए और समझाने के लिए यह बना रखी है। तो जो विषुववृत्त रेखा है यह हमारे जो पृथ्वी है उसको दो भागों में बांटती है, उसको दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, दो भाग हो गए। क्या? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब हम समझते हैं जो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल है उसको भी पहले हम समझ गए, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब हम उसको समझते हैं। देखिए वह क्या है, हमारी अक्षांश रेखा कितनी है, जो विषुववृत्त रेखा है इसका मान कितना है और अक्षांश रेखाएं कितनी है कितनी नहीं है। तो चलिए उनको सभी को समझते हैं डिटेल से। देखिए अब जो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा विषुववृत्त होता है इसका मान कितना होता है, इसका मान हमारे वैज्ञानिकों ने 0 मान रखा है। कितना मान रखा है? 0। तो हमें भी 0 ही मानना है 0 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं जो विषुववृत्त से जो उत्तर की ओर जो अक्षांश रेखाएं हैं वह कितनी हैं। विषुववृत्त से अक्षांश की तरफ जो हमारी रेखाएं हैं वह कितनी हैं? वह है कुल 90 डिग्री। कितनी है? 90 डिग्री। और जो दक्षिण की तरफ है वह भी 90 है। जो दक्षिण की तरफ है वह भी 90 ही है, ठीक है। तो अब आपको यह देखिए जो हमारी है विषुववृत्त रेखा है इसमें जो दो रेखाएं हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा यह कहाँ कहाँ पर स्थित है वह भी देखिए। इसमें से हमने जो कोई भी एक रेखा मान ली, जो वो रेखा होती है, जो कर्क रेखा होती है वह भारत के मध्य से गुजरती हुई जाती है, जिसमें जो भारत का मध्य प्रदेश है वहां से वह गुजरती हुई जाती है, और जो उसके आसपास के जो उसमें राज्य पड़ते हैं उनको भी वह काटती हुई जाती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो आपको यह तो पता होगा जो हमारा भारत है वह उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। तो कर्क रेखा भी उत्तर में ही होगी क्योंकि वह भारत को काटती हुई जा रही है, ठीक है। तो मान लीजिए यह कर्क रेखा है, मान लीजिए यह कर्क रेखा है, ठीक है। यह कर्क रेखा है जो
भारत को काटती हुई जा रही है, ठीक है, जो भारत को काटती हुई जा रही है। और यह कर्क रेखा है। और अब हम देखते हैं मकर रेखा किधर है। तो मकर रेखा दक्षिण में है। कहाँ पर है? दक्षिण में है मकर। मैं लिख देता हूं, मकर और कर्क, मकर रेखा कर्क रेखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो अभी यह 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति मनाई जाती है वह क्या होती है। जो मकर संक्रांति मनाई जाती है वह होती है, जो सूरज होता है उस सूरज के प्रकाश की किरणें सीधी की सीधी किस पर पड़ने लग जाती हैं? इस मकर रेखा पर पड़ने लगती है। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, पहले तो वह कुछ इस तरह से है, ठीक है, पहले वह वस्तु इस तरह से है और फिर वह धीरे धीरे बिल्कुल सीधी हो जाती है। जिस उसकी किरणें बिल्कुल धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर उसकी किरणें, जैसे मान लीजिए यह सूरज है, अभी इसकी किरणें इस तरफ पड़ रही हैं, किस तरफ पड़ रही हैं? इस तरफ। और फिर जब ये धीरे धीरे सीधा होगा तो उसकी किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ने लग जाएंगी। तो इसी को हम कहते हैं मकर संक्रांति, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा मकर और कर्क रेखाओं के बारे में। हम समझते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, और जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं से मिलकर जो जाल बनता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, अब देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, पहले हमने देशांतर रेखाओं के बारे में लिख रखा है, फिर उसका चित्र भी बना रखा है। मैं चाहता हूं कि आप इस पाठ को पूरा डिटेल से समझ जाएं, तो आपकी भी बनती है कि आप भी इस पाठ को पूरा डिटेल से समझो। तो देखिए, देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती है। देशांतर रेखाएं वह होती है जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह है हमारी देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन, आपको यह याद करनी है, ठीक है। और अब आप देखिए, जैसा जब हमने जो वो रेखा थी विषुवत रेखा, सॉरी क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, जो उनके बीच में जो लाइन थी जो जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही थी, उसे तो हमने कह दिया क्या? विषुवत रेखा। और हम इसको क्या कहेंगे? जो देशांतर रेखाओं के जो बीच में जो लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं प्रमुख यामोत्तर। क्या कहते हैं? इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रमुख यामोत्तर। जो यह होती है, यह हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको दो अलग अलग भागों में बांट देती है। ऐसे बोलती है, ये भाग तुम्हारा और ये भाग तुम्हारा, इस पे तुम राज करो, इस पे तुम राज करो। पर ये राज करती नहीं, ये होती नहीं है, ये तो काल्पनिक है, ठीक है, ठीक है। यह है प्रमुख यामोत्तर, और जो देशांतर रेखाओं को दो अलग अलग भागों में बांटता है। अब आप यह भी देखिए, जो मैंने 180 डिग्री जो लिख रखा है वह क्या है? वह है, जो देशांतर रेखाएं हैं वह कितनी है? वह प्रमुख यामोत्तर से पूर्व की ओर कितनी है? 180 डिग्री है, और पश्चिम की ओर भी 180 डिग्री है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। जो इसलिए तो हम इसको क्या कहते हैं? मध्य का कहते हैं इसको, इसलिए तो हम इसको बीच का कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर बीच का। अगर मान लीजिए इस तरफ 180 है और इस तरफ सिर्फ 90 ही रह जाए तो ये बराबर नहीं होगा, नहीं होगा ना, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर ये बीच में आपस में बांटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सबको समान मिलना चाहिए ना। ऐसे अगर इसको कम मिल जाएगा, इसको ज्यादा मिल जाएगा तो ये तो बेचारा रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा ना। इसलिए इसने प्रमुख यामोत्तर ने क्या किया? तुम भी रखो तुम भी रखो, दोनों को बराबर बराबर दे दिया, ठीक है। इसलिए हम उसको कहते हैं प्रमुख यामोत्तर, क्योंकि ये इनके दोनों के बीच में है। और यह पश्चिम की तरफ भी 180 है और पूर्व की तरफ भी 180 डिग्री है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया है आप उसको कॉपी पर नोट करते जाओ, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, अभी भी और आगे चल के भी, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह अक्सर कर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह तो आपको समझ आया। अब आप यह भी देखिए, जो अक्षांश रेखाओं थी उनमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। जो ये शीत जो आती है, सर्दी गर्मी आती है, यह कैसे आती है? वैसे तो यह जो सूरज होता है वह लाता है इनको। जो सूरज होता है उसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर सर्दी गर्मी आती हैं। कैसे आती हैं आप इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए यह है, क्या है? पृथ्वी,
जिसमें यह मान लीजिए यह पृथ्वी है, जिसमें यह पृथ्वी है और सूरज क्या कर रहा है, सूरज इस पे लाइट डाल रहा है। क्या डाल रहा है? लाइट, यानी अपनी रोशनी इस पर डाल रहा है। सूरज ने क्या किया, सूरज ने अपनी लाइट इस पर डाली। जो सूरज है उसने अपनी लाइट इस पर डाली, ठीक है। सूरज ने अपनी जो लाइट है उसको इस पर डाला, अपनी रोशनी को इस पर डाला, तो यह क्या करेगा, तो इस समय जो हमारी जो पृथ्वी होगी उस पर सबसे अधिक गर्मी होगी। क्यों गर्मी होगी? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वह बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही हैं, तो इस समय गर्मी बहुत अधिक होगी, ठीक है। अगर जिस समय हमारी पृथ्वी पर किरणें सीधी पड़ती हैं तो उस समय पृथ्वी हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। आपने गर्मियों में देखा होगा, जब दोपहर के समय सूरज सीधा सर पर आ जाता है तो गर्मी बहुत हो जाती है ना, क्योंकि तब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होती हैं। और सुबह और शाम के वक्त इतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि तब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं आप उसको भी देखिए। जैसे कि यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी की दीवार। मैं आपको बना देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा, पहले मैं देख लूँ, ठीक है। और फिर सूरज ने क्या किया, सूरज ने यहाँ से डाली, यह है हमारी क्या है, पृथ्वी। यह क्या है, जब यह पूरी घूम गई, क्योंकि आपको तो यह पता ही है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यह हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। घूर्णन किया, ठीक है, यह अभी ऐसे से घूम रही है। और जो सूरज है वह इस पर क्या डाल रहा है, वह इस पर अपना प्रकाश डाल रहा है। क्या डाल रहा है? अपना प्रकाश डाल रहा है। तो इस समय क्या होगा, इस समय सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। कैसे पड़ रही है? तिरछी, ठीक है। इस समय सूरज की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ रही हैं, जिसके कारण हमें गर्मी कम लगेगी। आपको यह भी जब समझना होगा, जो पहाड़ होते हैं, उन जो पहाड़ों के आसपास जो क्षेत्र होता है वहां पर इतनी सर्दी क्यों होती है? इसलिए होती है कि जब सूरज पड़ता है तो पहले तो सूरज की परछाई बनी रहती है, फिर उसके बाद जो किरणें पड़ती हैं फिर वो तिरछी हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सर्दी रहती है। तो आपको यह तो समझ आ गया होगा कि हमें गर्मी कम और सर्दी ज़्यादा या कम कैसे लगती है। अगर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि तब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही होती हैं, ठीक है। जैसे आप मुझे बिल्कुल सीधा सीधा देख रहे हो, तो यह बिल्कुल सीधी सीधी किरणें पड़ रही हैं सूरज की पृथ्वी पर पड़ती हैं। और जब यह थोड़ा तिरछी हो जाती है पृथ्वी, तो शाम के वक्त जब पृथ्वी थोड़ी तिरछी हो जाती है तो इस पर बहुत ही बड़े क्षेत्र को यह अपने दायरे में लेती है। जो सूरज है वह बहुत ही बड़े क्षेत्र को अपने दायरे में लेता है, इसलिए इस पर क्या गर्मी कम होती है, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं इनसे जो जाल बनता है उसे हम क्या कहते हैं। इनसे जो जाल बनता है उसे हम गिड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गिड़। तब तक के लिए मैं 1 मिनट के लिए ऐसे जा रहा हूँ और मास्क वो डस्टर लेके आके इसको मिटो रहा हूँ, तब तक आप यहीं पे बने रहना। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम उसको मिटोते हैं, फिर हम आपको क्या ग्रिड के बारे में समझाते हैं। जो उनसे जो जाल बनता है उसको कहते हैं हम ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड, उसको हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। जो इनसे जाल बनता है उसको हम ग्रिड कहते हैं। यह तो मैंने आपको पहले ही बता, जो ये रेखाएं होती हैं यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या? यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह वैज्ञानिकों ने हमें और खुद समझने के लिए बना रखी है। क्या पता कहीं वो भूल ना जाएं कि कौन सी रेखा कौन सी है, इसलिए उन्होंने यह डेकोरेट कर रखा है, ठीक है। अब देखिए जो ग्रिड होता है वह क्या होता है। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है उस पर 2 रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं। उन दोनों को हमने समझा। अब उन क्या ऐसा तो है नहीं कि 2 पृथ्वी है, एक पे अक्षांश देखी, एक पे अक्षांश रेखाएं दे दी और एक पर देशांतर दे दी, ऐसा तो है नहीं। सब पृथ्वी तो एक ही है ना, ठीक है। तो इसी पृथ्वी पर अक्षांशी भी होंगी, देशांतर भी होगी। तो यह तो होगी मध्य देशांतर। देशांतर रेखा होती है हमारी सीधी खड़ी, और अक्षांश रेखा होती है लेटी व्रत की तरह गोल गोल। तो हम इस पे बनाते हैं हम गोल गोल रेखाएं। देखिए पहले हम बनाते हैं इसमें विषुवत व्रत। क्या बनाया? विषुवत व्रत। और फिर यह अक्षांश रेखा नंबर 1, यह 2, यह 3,
ये तो होती है, ये 90 होती हैं। कितनी होती हैं? 90। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये होती हैं 90। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ धीरे धीरे करके हमारे यहाँ जाल बन रहा है। क्या हो रहा है? जाल बन रहा है। और इसी से हम अगर हम कोई अपना मानचित्र बनाते हैं तो वह इसी जाल से बनाते हैं। देखिए यह हमारा है ग्रिड, जो हमारी दो रेखाओं से मिलके बनता है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से मिलके यह जाल बनता है। जिसमें जो यह होती है, जो उसमें डॉट डॉट कर रखा है मैंने, जो खड़ी रेखा है डॉट डॉट, वह होती है हमारी प्रमुख यामोत्तर। और जो लेटी है और जो पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसको कहते हैं विषुवत व्रत। क्या कहते हैं? विषुवत व्रत। ठीक है, आपको इतना समझ आया होगा। और अब देखिए, जो अगर हमारी पृथ्वी पर, जैसे अगर हमें किसी भी चीज का, अगर हमें किसी का नक्शा तैयार करना है तो हम कैसे तैयार करते हैं? जो हमारी पृथ्वी, जो हमारे जो वैज्ञानिक है, उन्होंने जो नक्शा तैयार किया है वह कैसे तैयार किया है? जो उन्होंने जो ग्लोब बनाया है वह इसी के आधार पर ग्लोब बनाया है। इसी के आधार पर उन्होंने पहले क्या किया, पहले इस पर ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा वगैरह वगैरह रेखाएं इस पे खींच दी, अनेकों रेखाएं खींच दी, एक नहीं अनेकों। ठीक है, और फिर क्या किया, उसको बोले अब इसी को हम इस तरफ बनाएंगे। तो कैसे उन्होंने क्या किया, यह तो पूरी बड़ी है, उन्होंने क्या किया, हम छोटा बनाएंगे तो छोटा भी उतना ही बनेगा, पर जो उनकी दूरी है उसको कम कर देंगे वो। अगर इसमें अगर जो व्रत है, जो विषुवत व्रत है, विषुवत व्रत से उत्तर की ओर अगर 90 है तो इस छोटे वाले में भी 90 ही बनाएंगे, पर छोटा कर देंगे। क्या कर देंगे? छोटा। और इस तरफ ये पूरब की ओर कितनी है? 180 है, तो वह 180 ही बनाएंगे, लेकिन छोटा कर देंगे। क्या कर देंगे? छोटा। अब आपको यह समझना होगा कि यह तो पृथ्वी का एक तरफ है, यह पृथ्वी की हमें एक साइड दिखा रखी है, तो क्या इसी साइड में पूरी 180 रेखाएं होती हैं? नहीं, यह इस तरफ से, वो जो दूसरी तरफ भी इसी तरह लाइन कर रखी है, दूसरी तरफ इनको और उनको मिलाकर 180 रेखाएं बनती हैं। इनको और उनको मिलाकर 180 रेखाएं हमारी बनती हैं। किसमें? देशांतर रेखाओं में। और यह हमारा ग्रिड, जिससे हम किसी भी देश को या किसी भी राज्य को हम बनाते हैं। जैसे कि जो हमारी मकर रेखा है उसी से हम बनाते हैं। मकर रेखा पर क्या है? मकर रेखा पर भारत है। क्या है? मकर रेखा पर भारत। तो देखिए, अगर हम अपना भारत बनाएंगे तो हम भारत के पहले मध्य वाला जो भाग है उसको बनाएंगे, क्योंकि जो कर्क रेखा है वह भारत से गुजर रही है, तो हम उसको पहले बनाएंगे। और फिर उसके बाद निचला हिस्सा, और फिर उसके बाद जो साइड वाला हिस्सा है उसको फिर उत्तर वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ अपना भारत का नक्शा बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।